आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय स्वयं की समझ में से भावनाओं से संबंधित सिद्धांत, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। भावनाओं से संबंधित सिद्धांत, भावनाओं से संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्राचीन काल से ही प्राप्त होते रहे हैं। इन सिद्धांतकारों में प्लेटो एवं अरस्तु का नाम मुख्य रूप से आता है। इनके अतिरिक्त रेने डेकार्टे, वर्क, स्पिनोजा एवं डेविस ह्यूम जैसे दार्शनिकों के सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं। अधिकांश सिद्धांत अलग नहीं है तथा कई शोधकर्ताओं ने अपने कार्य में विभिन्न दृष्टिकोण शामिल किए हैं। भावनाओं से संबंधित बाद के सिद्धांत विभिन्न शोधों में उन्नति के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं। भावनाएं एक व्यक्ति की विशिष्ट मानसिक स्थिति है जो यह दर्शाती है कि व्यक्ति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर किस प्रकार निर्भर रहता है। यह विशिष्ट प्रकार से उत्पन्न होती है, एक प्रक्रिया के आधार पर संचालित होती है जिसमें संतोष की विशिष्ट भूमिका होती है। इसके अंतर्गत भाव, आवेग और शारीरिक एवं दैहिक प्रतिक्रियाएं आती हैं। वे परिस्थितियां जो भावनाओं को उद्दीप्त करती हैं विभिन्न व्यक्तियों की योग्यताओं और उनकी रुचि के अनुसार बदलती रहती हैं। जो परिस्थितियां बाल्यावस्था में भावनाओं को जागृत करती हैं वे प्रौढ़ावस्था में नहीं कर सकती, क्योंकि व्यक्ति में अवस्था के अनुसार भावनाएं बदलती रहती हैं। अब इसके सिद्धांत हैं, मैं सिद्धांतों के बारे में बता रहा हूँ। एक तो दैहिक सिद्धांत, दूसरा है न्यूरोबायोलॉजिकल। इसमें तीन आते हैं अलग से। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और होमियोस्टेटिक्स भावनाएं। तीसरा है इसका संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें इसकी पांच आती हैं। इसमें अलग से अवधारणाएं सिद्धांत है। अवधारणात्मक सिद्धांत, अफेक्टिव इमेज सिद्धांत, तीसरा है कैनन बोर्ड सिद्धांत, चौथा है टू फैक्टर सिद्धांत और पांचवा है कंपोनेंट प्रोसेस यानी घटक प्रक्रिया। अब दैहिक सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ मैं। भावनाओं के दैहिक सिद्धांत के अनुसार शरीर भावनाओं के प्रति आवश्यक निर्णयों के बजाय सीधे प्रतिक्रिया करता है। इस तरह के सिद्धांतों का पहला आधुनिकीकरण संस्करण 1880 में विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किया था। 20वीं सदी में इस सिद्धांत ने अपनी पहचान खो दी थी, परंतु आधुनिक शोधकर्ताओं के प्रमाणों के स्वरूप इसमें फिर से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। जेम्स लेग सिद्धांत, विलियम जेम्स ने एक लेख लिखा है
व्हाट इज एन इमोशन के द्वारा ये तर्क दिया है कि अधिकांश भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। लगभग इसी समय डेनिश मनोवैज्ञानिक कार्ल लैग ने भी इसी से मिलता जुलता सिद्धांत पेश किया, इसलिए इसे जेम्स लैग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत और इनके तत्वों के अनुसार परिस्थिति के बदलने से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसमें शरीर की स्थितियों में परिवर्तन लाकर वांछित भावना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के प्रयोगों को चिकित्सा में भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे लाफ्टर थेरेपी, डांस थेरेपी इत्यादि में। जेम्स लैग सिद्धांत को अक्सर गलत समझ जाता है क्योंकि ये विरोधाभासी है। अब आता है दूसरा न्यूरोबायोलॉजिकल सिद्धांत। मस्तिष्क संरचना की तंत्रिकाओं की मैपिंग से मिली जानकारी से मानव भावनाओं की न्यूरोबायोलॉजिकल व्याख्या यह है कि भावना एक प्रिय या अप्रिय स्थिति है जो स्तनधारी के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। यदि इसकी सरीसृपों से तुलना की जाए तो भावनाओं का विकास सामान्य हड्डियों वाले जंतु का स्तनधारी के रूप में बदलने के समान होगा, जिनमें न्यूरोकेमिकल उदाहरण के लिए डोपामाइन, नोराड्रेनलिन और सेरोटोनिन ये है इसमें न्यूरोकेमिकल में मस्तिष्क की गतिविधियों के स्तर के अनुसार उतार चढ़ाव आता है कि शरीर के हिलने डुलने, मनोभावों तथा मुद्राओं में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए प्यार की भावना को स्तनधारी के मस्तिष्क के पेलियो सर्किट की अभिव्यक्ति माना जाता है, विशेष रूप से सिंगुलेट जाइरस मॉड्यूल की, जिससे देखभाल, भोजन कराने और सौंदर्य जैसी भावनाओं का बोध होता है। पेलियो सर्किट शारीरिक भावनाओं को तंत्रिकाओं द्वारा प्रदर्शित करने का माध्यम है, जो बोलने के लिए बनी कॉर्टिकल तंत्रिका से लाखों वर्ष पहले बनी थी। इसमें पहले से बने हुए रास्ते या मस्तिष्क के अगले हिस्से ब्रेन स्टेम तथा मेरु रज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। इनका उद्भव क्रियाएं नियंत्रण करने के लिए स्तनधारियों के पूर्वजों से भी पहले हुआ है। लगभग जावड़े रहित मछली के समय के आसपास माना जाता है कि स्तनधारी के मस्तिष्क के विकसित होने से पहले जानवरों की जिंदगी स्वचालित, सचेत और नपी-तुली थी। सरीसृपों का शरीर दृष्टि के संवेदी संकेतों, आवाज, स्पर्श, रसायन, गुरुत्वाकर्षण के प्रति पूर्व निर्धारित शरीर क्रियाओं और मुद्राओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसके अंतर्गत दो दृष्टिकोण शामिल है। एक तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि बायां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस उत्तेजना से क्रियाशील होता है जो सकारात्मक सोच से उत्पन्न होती है।
यदि आकर्षण उत्तेजना मस्तिष्क कुछ चुने हुए हिस्से को सक्रिय कर पाए तो तर्कपूर्ण ढंग से उल्टा होना चाहिए, अर्थात अधिक सकारात्मक ढंग से निर्णय लेने के लिए मस्तिष्क के उस हिस्से की चुनिंदा क्रियाशीलता की उत्तेजना उत्पन्न करनी चाहिए। इसका प्रदर्शन माध्यम आकर्षण वाले उत्तेजक दृश्यों के साथ किया गया था और बाद में इसका विस्तार करके नकारात्मक उत्तेजना को शामिल करके इसे दोहराया गया। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरोबायोलॉजिकल मॉडलों ने भावनाओं के दो विपरीत परिणाम बताए। बैलेंस मॉडल ने भविष्यवाणी की कि गुस्सा जो एक नकारात्मक भावना है दाहिने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को क्रियाशील करेगा। डायरेक्शन मॉडल ने भविष्यवाणी की कि गुस्सा एक दृष्टिकोण की भावना है, अतः यह बायां प्रीफ्रंटल को क्रियाशील करेगा। दूसरे मॉडल को समर्थन मिला, हालांकि अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। दूसरा आता है हेमोस्टेटिक भावनाएं, एक और स्नायुविक दृष्टिकोण है जो 2003 में बर्डक्रैग द्वारा वर्णित किया गया। भावनाओं को दो श्रेणियों के बीच का अंतर बताता है। प्राचीन भावनाओं में वासना, क्रोध और भय सम्मिलित हैं और वे वातावरण के उन कारकों से उत्पन्न होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। उपयुक्त उदाहरण में मैथुन, हिंसा, भागना। हेमियोस्टेटिक भावनाएं शरीर की आंतरिक अवस्था द्वारा उत्पन्न भावना है जो हमारे व्यवहार को व्यवस्थित करते हैं। भूख, प्यास, गर्म या ठंडा अनुभव करना, आंतरिक तापमान, नींद से वंचित महसूस करना, नमक खाने की इच्छा तथा हवा की इच्छा, ये सभी होमोस्टेटिक भावनाओं के उदाहरण हैं। इनमें से प्रत्येक शारीरिक प्रणाली द्वारा दिया गया संकेत है जो कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। पियो, खाओ, छाया में जाओ, कुछ गर्म पहनो, सो जाओ, नमकीन टुकड़ा डालो, चाटो, सांस लो। इनमें से किसी भी प्रणाली का संतुलन खराब होने पर हम हेमियोस्टेटिक भावना का अनुभव करने लगते हैं और ये भावना हमें यही कराती है जो उस प्रणाली का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दर्द एक हेमोस्टेटिक भावना है जो हमें बताती है सब कुछ ठीक नहीं है, पीछे हटो और बचो। अब आता है इसका तीसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो तर्क देते हैं कि संज्ञानात्मक क्रिया एक निर्णय, मूल्यांकन या विचार किसी भावना को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। रिचर्ड लारस के अनुसार यह इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि भावना किसी चीज के बारे में या जानबूझकर पैदा होती है। इस प्रकार की संज्ञानात्मक भाव क्रिया चेतन या अवचेतन हो सकती है तथा वैचारिक प्रक्रिया का रूप ले सकती है या नहीं ले सकती है। यह लारस का एक प्रभावशाली सिद्धांत है। भावना एक बाधा है जो निम्न क्रम में उत्पन्न होती है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन इसके 3 वे, एक शारीरिक बदलाव और क्रिया, और इसमें है देखो संज्ञानात्मक मूल्यांकन बता रहा हूँ। व्यक्ति उस घटना का तर्कपूर्ण आंकलन करता है
जो भावना को इंगित करती है। अब शारीरिक बदलाव में देखिए, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जैविक बदलाव होते हैं, जैसे दिल की धड़कन का बढ़ना या पिट्यूटरी एड्रिनल की प्रतिक्रिया क्रिया। अब आती है तीसरी क्रिया, व्यक्ति भावना को अनुभव करता है और प्रतिक्रिया चुनता है। उदाहरण के लिए मोनिका एक सांप देखती है। मोनिका सांप को देखती है जिसके कारण उसे डर लगता है, और दूसरा इसमें उसका दिल तेज से धड़कने लगता है, एड्रिनल का रक्त में प्रभाव तेज हो जाता है। मोनिका चिल्लाती है और भाग जाती है। लारा जोर देकर कहते हैं कि भावनाओं की गुणवत्ता और तीव्रता को संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ये प्रतिक्रियाएं बचाव रणनीति बनाती हैं जो व्यक्ति और उसके वातावरण के बदलाव के अनुसार भावनात्मक प्रतिक्रिया बनती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एक है ये अवधारणात्मक सिद्धांत। भावनाओं के दैहिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक नया संकर सिद्धांत अवधारणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस तर्क में अलग है कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं भावनाओं पर केंद्रित हैं, तथापि ये भावनाओं की सार्थकता पर जोर देती हैं, या इस विचार पर कि भावनाएं किसी चीज़ के बारे में है, जैसा कि संज्ञानात्मक सिद्धांतों द्वारा पाया गया है। इस सिद्धांत का नया दावा है कि इस प्रकार के अर्थ के लिए कल्पना कर आधारित संज्ञानात्मक अनावश्यक है, बल्कि शारीरिक परिवर्तन खुद को परिस्थितियों के किसी कारणवश क्रिया में बदलने के कारण भावनाओं की सार्थक सामग्री के हिसाब से डाल लेते हैं। इस संबंध में भावनाएं मन की शक्ति के अनुकूल होती हैं, जैसे दृष्टि या स्पर्श, जो विभिन्न तरीकों से हमें वस्तु तथा दुनिया के बीच में संबंध के बारे में सूचना प्रदान करती है। अब आता है अफेक्टिव इन्वेस्ट सिद्धांत, यानी भावात्मक घटना सिद्धांत। यह संसार आधारित हावर्ड एम बाइस एंड रसेल क्रोपायन जेनो के द्वारा विकसित सिद्धांत है, जो 1996 में किया है, जो भावनात्मक अनुभवों के कारण संरचनाओं और परिणामों, विशेषकर कार्य संदर्भों में पर ध्यान देता है। यह सिद्धांत बताता है कि भावनाएं घटनाओं द्वारा प्रभावित और घटित होती हैं, जो परिणाम स्वरूप दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यह सिद्धांत ढांचा उस समय पर भी जोर देता है जिसमें व्यक्ति अनुभव को महसूस करता है, एवं जिसे भावनात्मक प्रकरण कहते हैं। भावनात्मक स्थितियों का एक क्रम जो समय के साथ बढ़ता है और एक मूल विषय के आसपास व्यवस्थित होता है। इस सिद्धांत को कई शोधकर्ताओं द्वारा भावना को संचार के द्वारा बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब आता है कैनन बार्ड सिद्धांत। कैनन बार्ड सिद्धांत में वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन बार्डली चेंजेस इन पेन, हंगर, फिगर एंड रेज में भावनाओं के शारीरिक तथ्यों पर जेम्स लेक के प्रभावी सिद्धांत के विपरीत तर्क देते हैं। जहाँ जेम्स का तर्क था कि भावना तक व्यवहार अक्सर आगे की ओर बढ़ता है या भावना की व्याख्या करता है, कैनल और बोर्ड का तर्क था कि पहले भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उसके बाद विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न होता है। टू फैक्टर सिद्धांत एक और संज्ञानात्मक सिद्धांत शिगर शास्त्र सिद्धांत है। यह प्रयोग के अभिप्रायों पर आधारित है, जो बताता है कि एक ही मानसिक अवस्था में
होने के बावजूद एड्रेनलिन के एक इंजेक्शन द्वारा व्यक्तियों की विभिन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। व्यक्तियों का दूसरे व्यक्ति के स्थिति के अनुसार व्यक्त की गई भावना के अनुरूप गुस्सा या प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निरीक्षण किया गया। इस प्रकार स्थिति संज्ञानात्मक के मूल्यांकन और प्रतिभागी द्वारा एड्रेनलिन या प्लेसेबो लेने के संयोजन ने एक साथ प्रक्रियाएं निर्धारित की। इस प्रयोग की जेसी पिंच 2004 की गट रेनसंग में आलोचना की गई है। अब आता है लास्ट में कंपोनेंट प्रोसेस, घटक प्रक्रिया मॉडल। संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक ताज़ा संस्करण भावनाओं को मोटे तौर पर कई विभिन्न शारीरिक और संज्ञानात्मक घटकों के एक समय में होने वाली अवस्था बताता है। भावनाएं समग्र प्रक्रिया द्वारा पहचानी जाती हैं, जिससे कम स्तर का संज्ञानात्मक मूल्यांकन विशेष रूप से प्रासंगिक प्रसंस्करण में शारीरिक प्रतिक्रियाओं, व्यवहार, भावनाओं और क्रियाओं को आरंभ करता है। बस सारांश ये इकाई सारांश। हाँ तो याद है सारांश। इसका सारांश है भावनाएं समय के साथ परिवर्तनशील एवं गतिशील होती हैं। भावनाएं व्यक्ति के भीतर की खास किस्म होती है। भावनाएं और उसके घटकों में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। भावनाएं एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को इंगित करती हैं। भावनाओं को हम स्वयं नियंत्रण नहीं कर सकते। मस्तिष्क का विशेष भाग लिम्बिक का सिस्टम नियंत्रण करता है।